मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, और मैग्नीफिकेशन जो आपको पढ़ना है वो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम के केस में पढ़ना है। हम किसी यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सिस्टम को कंसीडर करेंगे और उस केस में देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन किस प्रकार से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखें, मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। आइए, मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसे आप हिंदी में आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब क्या यहाँ पर है, अगर इसकी हम डेफिनीशन की बात करें तो जो आपका मैग्नीफिकेशन है ये आपका डिफाइन होगा। यहाँ पर डेफिनीशन की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट करते हुए चलेंगे सब लोग, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो जो उसकी डिफिनीशन है वो डिफिनीशन सिंपली इस प्रकार से दी जाएगी, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो है वो कहलाएगा मैग्नीफिकेशन। अब मान लीजिए कि किसी लेंस के द्वारा आपकी इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस इमेज फॉर्मेशन में देखिए कि क्या क्या बातें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो आपकी लंबाई कम या ज़्यादा दिखाई पड़ सकती है जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि लेंस के एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ से कोई ऑब्जर्वर अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या दिखाई पड़ सकता है। पहली चीज़ तो आपकी लंबाई। अब आप देखें तो जो लेंस की एक्सिस होगी उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में है आपकी लंबाई, और लंबाई कम या ज़्यादा दिखाई पड़ने का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जर्वर को जो आपकी इमेज दिखाई पड़ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो इमेज का डायमेंशन ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के रूप के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लंबाई का अंतर हुआ और लंबाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज का जो वेरिएशन हुआ इमेज के रूप में, और वो वेरिएशन प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तब इस कंडीशन में जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन आपका यहाँ पर लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। अभी लिखेंगे नहीं, लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहेंगे इसको। दूसरे प्रकार का जो मैग्नीफिकेशन है उसकी बात करें तो ऑब्जर्वर जो आपकी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है लेंस के द्वारा, तो लंबाई के साथ साथ जो आपकी चौड़ाई है, मतलब कि एक्सिस के डायरेक्शन के एलांग जो आपकी विड्थ है वो भी कम या ज़्यादा दिखाई पड़ सकती है। और अगर एक्सिस के एलांग साइज का वेरिएशन हुआ इमेज फॉर्मेशन में, तो जो इमेज का यहाँ पर डायमेंशन है, इमेज की साइज है एक्सिस के एलांग, प्रिंसिपल एक्सिस के एलांग, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन या साइज है एक्सिस के एलांग, जब रेशियो लिया जाएगा तो इस प्रकार का जो मैग्नीफिकेशन है वो मैग्नीफिकेशन कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है। और तीसरे टाइप का मैग्नीफिकेशन जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने नोडल पॉइंट में किया भी है,
जिसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मतलब कि आप अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लिए जाएं तो आपसे जो इंसिडेंट रे लेंस पर जा रही है और उसके बाद आपकी इमेज बनाने के लिए जो इमर्जेंट रे आगे प्रोसीड कर रही है, इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक स्लोप बनेगा। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के स्लोप का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा यहाँ पर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तीसरे टाइप का जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो होगा यहाँ पर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, 3 टाइप के मैग्नीफिकेशन की बात करनी है। जनरली जब हम जनरल वे में कहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उस कंडीशन में हम इस वाले मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं और इस वाले मैग्नीफिकेशन को सिंपली आप m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जबकि अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है तो जनरली L से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मैग्नीफिकेशन को अल्फा से। ठीक है, ये 3 प्रकार के मैग्नीफिकेशन हैं। तो मैग्नीफिकेशन डिफिनीशन डिफाइन करने के बाद लिख लीजिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशंस। लिख लीजिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशंस। पहला लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और तीसरा होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। शशांक मिश्रा, क्लास 12th में हमने केवल लैटरल वाला ही पढ़ा है। तो सही है, पढ़ा है तो क्या हुआ, छोटी क्लास है तो कम बातें पढ़ी हैं। हमने तो बताया ना कि जनरली ये आपका लैटरल वाला ही पढ़ाते हैं, इसी को मैग्नीफिकेशन में डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर तीनों टाइप का बताएंगे और तीनों टाइप के बीच में रिलेशनशिप भी देखेंगे। ठीक है, नोट कहाँ तक। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। और इन तीनों मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने के लिए एक कॉमन डायग्राम हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड, और यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इंट्रोड्यूस करके चलेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग माध्यम में हों तो माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम दोनों को जो है एयर में मान लें और बाद में कहीं पर क्वेश्चन आ जाए मीडियम के साथ तो फिर आप चुप हो जाएं, फिर कुछ बोल ही ना पाएँ। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बातों को पढ़ लेंगे और दोनों माध्यम एक समान होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम केवल एयर के लिए बता दें और क्वेश्चन में आपका जो है दोनों माध्यम अलग अलग हो जाएं, ऑब्जेक्ट एयर में है और इमेज जो बन रही है वो वाटर में बन रही है, तो उस कंडीशन में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पर हम एक जनरल डेरिवेशन लेकर चलेंगे और जिसमें सारी बातें देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। डायग्राम सभी लोग प्लॉट करेंगे सुंदर सा। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक कोई स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के राइट साइड में जो मीडियम है वो स्फेरिकल सरफेस जिस मीडियम का है उसी मीडियम को लेकर चल रहे हैं, और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर मान लेते हैं कि एयर होगा या जो भी है दूसरा मीडियम है, जनरली यहाँ पर एयर मान लेते हैं। और यहाँ पर जो स्फेरिकल सरफेस है इसको हम जनरली कह देंगे कि ये ग्लास है। ठीक है, अब एयर के अलावा दूसरा भी हो सकता है, इसलिए हम सिंपली एयर को लेकर ही नहीं चलेंगे। नहीं, कुछ लोग कहें कि एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया जाए। तो ये एक आपको समझने के लिए हमने बताया कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है।
लेकिन आपको समझना क्या है कि दो अलग अलग माध्यम हैं, दो डिफरेंट मीडियम हैं। यहाँ पर मीडियम आपका फर्स्ट है, इसको आप कह सकते हैं मीडियम फर्स्ट, और यहाँ पर जिसको आप ग्लास कह रहे हैं, ये जनरल वर्ड यूज किया जाए तो इसको कह सकते हैं मीडियम सेकंड। ठीक है, मीडियम फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे आप अपवर्तनांक कहते हैं, और मीडियम सेकंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लिया जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अगर आपका कोई स्फेरिकल सरफेस दिया गया है तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर कि सबसे पहले तो इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये मान लेते हैं कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस इस स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि ये स्फेरिकल सरफेस है क्या, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है जो कि स्फेरिकल शेप में है। इस स्फेरिकल सरफेस को जिस पॉइंट पर आपकी ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है, इस पॉइंट को कहते हैं पोल, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस को जिस रेडियस के साथ बनाया गया है उस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है जिसे कर्वेचर के रूप में देखा जा रहा है। तो उसके रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इस स्फेरिकल सरफेस का यहाँ पर फोकल पॉइंट भी ले सकते हैं F। ये आपका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकल पॉइंट F है। ये तीन चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, जिसे कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। यहाँ पर मीडियम आपका फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। ये मीडियम जनरली ये मान लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम आपका डेंसर है। कहने का मतलब कि जो μ2 है वो ग्रेटर देन μ1 है। ये जनरल कंसिडरेशन हम लेकर चल रहे हैं। उसका उल्टा भी कंसिडरेशन आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों माध्यम को अलग अलग लेना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर अगली बात कि यहाँ पर जो आपका मीडियम फर्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस प्रकार से है कि इसमें चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। ये आपका ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर। एरो के रूप में दिखा दे रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, और इसको कह दे रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका AB है, और इसकी हाइट यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ये H1 है, और H1 हाइट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर, इसलिए इस हाइट को पॉजिटिव लेना होगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान दें कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ न कुछ यहाँ पर एक्सिस की डायरेक्शन में विड्थ भी है। इसको यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये आपका dx1 है, जिसको क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट पोल से डिस्टेंस लेते हैं, और पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं वो u निगेटिव साइन के साथ होगा।
तो पोल से डिस्टेंस u है और ऑब्जेक्ट की विड्थ के इक्वल इस डिस्टेंस में वेरिएशन होगा, इसलिए dx1 को du भी लिखा जा सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ से जो रेज प्रोसीड करेंगी, पहली रे जो प्रोसीड कर रही है वो मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पर इसके टॉप पॉइंट से B से एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करती है। और अगर आपका ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है तो निश्चित रूप से आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उपरांत जो आपकी इमर्जेंट रे होगी वो किस पॉइंट से पास करेगी? फोकल पॉइंट से पास करेगी। मतलब कि यहाँ से जो रे निकलेगी ये सीधे फोकल पॉइंट से होकर आगे बढ़ जाएगी। इतनी बात कंफर्म है सबको? दूसरी रे यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं उसको मान रहे हैं कि वो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। दूसरी रे पॉइंट बी से, क्योंकि आपको स्फेरिकल सरफेस के केस में इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो जो दूसरी रे होगी वो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो सीधे आगे बढ़ेगी, यहाँ पर आकर मिलती है। जिस पॉइंट पर दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों रे जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट बी के इमेज के रूप में बनेगा और इसको बी प्राइम मान लेते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अब जब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा ये तो तय हो गया कि उसका जो अपर पॉइंट बी था वो यहाँ पर बी प्राइम पर बनेगा, लेकिन विड्थ का भी वेरिएशन होगा। तो ये मान लेते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सिस पर, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ और ये पॉइंट आप ए कह सकते हैं, ए प्राइम, जो कि ए की इमेज के रूप में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस v के रूप में ली जाएगी और इसकी जो विड्थ है, पॉइंट ए को थोड़ा किनारे लिख लें, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इस चौड़ाई को यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्सियल डायरेक्शन में है dx2 और ये dx2, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस v में वेरिएशन को शो कर रहा है तो dx2 को dv भी कहा जा सकता है। दो बातें हम दिखा चुके हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्ट की हाइट और इसके रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि h2 है, लेकिन ये निगेटिव होगा। और दूसरी चीज जो आपने दिखाया यहाँ पर du और dv दिखाया, जो कि एक्सियल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर हम पॉइंट ए को और यहाँ पर पॉइंट ए प्राइम को पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में लें तो आप जो है एक और रे दिखा सकते हैं, मतलब कि पॉइंट ए के रूप में यहाँ पर माने कि यहाँ से रे निकल रही है और इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। इस पॉइंट को क्यू कह दे रहे हैं इंसिडेंट रे के रूप में, जिसका एंगल यहाँ पर θ1 है और ये जो है यहाँ से जाकर सीधे मिल रहा है कहाँ पर, पॉइंट ए प्राइम पर, जिसका एंगल एक्सिस के साथ θ2 बन रहा है। एक ही फिगर में तीनों मैग्निफिकेशन की सारी सिचुएशन को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है सबको? सेकंड रे जो है आपकी, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं शशांक मिश्रा की सेकंड रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी। सर रिफ्रैक्ट तो हो रही है,
जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो सीधे निकल जाती है, उसमें आप डेविएशन नहीं शो करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर इस बात को सुन लीजिए कि इनका क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लोगों को डेविएट करता है। शशांक मिश्रा का क्वेश्चन है कि सेकंड रे ये वाली है जिस पे डबल एरो लगा है, सेकंड रे के साथ डेविएशन हमने क्यों नहीं दिखाया। आप जानते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका कोई ग्लास स्लैब है, थोड़ा सा बड़ा बना लें ग्लास स्लैब, आप लोगों ने बचपन की क्लास में आपने पढ़ा होगा और पिन के द्वारा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये यहाँ पर इस सरफेस पर ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, नॉर्मल को एन कह दे रहे हैं। इंसिडेंट रे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर जो मीडियम है ये रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। और जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ रे जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, मतलब कि ये जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये झुककर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और फिर यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ से फिर जो इंसिडेंट रे थी उसकी पैरेलल डायरेक्शन में फिर से इमर्ज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल है अब उससे दूर हटेगी क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है। ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन और पढ़ते हैं कि अगर इस सरफेस पर जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब कि उसका आपतन लंबवत है नॉर्मल की डायरेक्शन में, तब उसमें कोई डेविएशन नहीं होता और वो सीधे बाहर निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखें यही सिचुएशन लग रही है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी चलकर, इसका मतलब कि इस स्फेरिकल सरफेस पर वो 90 डिग्री पर फॉल करेगी। एम आई राइट? अगर आप कोई स्फेयर लेते हैं और उसकी रेडियस को ड्रा करते हैं तो उसकी रेडियस स्फेयर के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब कि जो दूसरी रे है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलकर पास हो रही है तो सीधी सी बात यहाँ पर हुई कि जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है आकर। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ किसी भी सरफेस पर तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को? मैं समझ रहा हूं कि आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, समझ गए हैं बात को? तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है, जो हमने डायग्राम प्लॉट किया है सही है। जो रे एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो फोकल पॉइंट से ही जाएगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से सबको फिगर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम हमने प्लॉट किया और अब इसी डायग्राम से हम तीनों टाइप के मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि बड़ी आसानी से तीनों प्रकार के मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर देंगे। डायग्राम सबने बना लिया होगा, तो अब पहली हेडिंग लिखिएगा नंबर 1 करके, लैटरल ऑब्लिक ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लैटरल ऑब्लिक ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और इसको लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। डिफिनीशन में लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज in perpendicular direction of the principal axis, in perpendicular direction of the principal axis of the refracting system। यहाँ पर चूंकि रिफ्रैक्टिंग सिस्टम लेकर चल रहे हैं इसलिए लास्ट में हम रिफ्रैक्टिंग सिस्टम जोड़ दे रहे हैं। बाकी डिफिनीशन आपकी इतनी कंप्लीट थी कि द रेशियो ऑफ image size to the object size perpendicular to the principal axis is called lateral or transverse magnification। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप lateral या transverse magnification की बात करते हैं, आगे लिखेंगे that is, एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं अब, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, या पहले वर्ड को यूज करें ज़्यादा बेटर रहेगा, लैटरल, जो कि आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है जिससे ज़्यादा फेमिलियर हैं। लैटरल मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे, इमेज साइज। अब इमेज साइज की बात करनी है तो चूंकि यहाँ पर इमेज की जो लेंथ है वो साइज ली जा रही है और लेंथ एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग समझने के लिए कि बार बार आपको ये ना बताना पड़े कि हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इमेज लेंथ कर दें। ठीक है, और इमेज लेंथ वहाँ पर देखें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इमेज की लेंथ, और वो इमेज लेंथ क्या है, ए प्राइम बी प्राइम, और रेशियो किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट लेंथ। और यह ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है, ए बी। ठीक है, मतलब यहां से आप कह सकते हैं दैट इज एम इक्वल टू क्या आ गया, ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी, और जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर H2 अपान H1। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी हम प्लस माइनस के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, और ना अभी आप लगाइएगा भी मत, क्योंकि जो डिफिनीशन है वो क्या कह रही है, मैग्निफिकेशन। अब जब ये पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तब आप देखेंगे कि एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट और इमेज। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव होगा। ये जानते रहिए, जानने वाली बात है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाएगा, चाहे जिस टाइप का हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम साइन नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन क्या कह रही है, इमेज लेंथ अपान ऑब्जेक्ट लेंथ, और लेंथ क्या है वो केवल मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा, इसलिए हमने लिखा H2 अपान H1। लेकिन जब आगे की ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे तब साइन कन्वेंशन को हम यूज करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे कि H2 अपान H1 कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डिफिनीशन हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब आइए डायग्राम पर चलते हैं और यहाँ से थोड़ी सी भाग दौड़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम एंड सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल आपको देखना है। पहला ट्राइंगल फिर से देख लें, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी। पॉइंट सी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेकर हम चलेंगे और देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम H2 अपान H1 मीन्स ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी को क्या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है आपका ए बी सी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी। ये दो ट्राइंगल हैं और इन दोनों ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, वी में राइट
यहाँ पर देखें कि परपेंडिकुलर अपान बेस की अगर बात करें, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो वहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर अपान बेस लिख सकते हैं। मतलब उसी बात को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो इस ट्राइंगल के बेस और इस ट्राइंगल के बेस के रेशियो के बराबर होगा। आपको चाहिए क्या, ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी। तो वही बात हम लिखते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा उलझन में न पड़कर डायरेक्टली दोनों ट्राइंगल से वही बात लाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अगर आप ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी की जब बात करते हैं तो ये किसके बराबर था, -H2 अपान H1 के। अब साइन कन्वेंशन को लेकर चल रहे हैं, -H2 अपान H1 के बराबर था ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी। ठीक है, क्लियर है सबको। और दोनों सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी किसके बराबर होगा, ऊपर क्या लिया है, किस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लिया है आपने, उस वाले ट्राइंगल का, तो उसी ट्राइंगल के बेस को लेंगे न्यूमरेटर में, और उसका बेस क्या है यहाँ पर सी ए प्राइम अपान इसका क्या है, यहाँ पर सी से ए तक की बात करें तो सी ए है, लिखा जा सकता है ना, सी ए प्राइम अपान सी ए। अब सी ए प्राइम अपान सी ए की बात करें तो यहाँ पर देखें, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस पता है यू वी और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू और वी की बात करें तो वो पोल पॉइंट पी से पता है, पोल से, तो पोल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर सी ए प्राइम को क्या लिखा जा सकता है, अगर सी ए प्राइम को हम पी ए प्राइम लिखें तो पी ए प्राइम माइनस सी पी की अगर बात करें तो आपका सी ए प्राइम आ जाएगा। मतलब कि इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए प्राइम माइनस कितना आ जाएगा, ये आप पी सी लिखें या सी पी लिखें एक ही बात होगी, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अपान सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी से ए तक की डिस्टेंस, यहाँ पर देखें कि सी से ए तक चल रहे हैं तो सी पी प्लस पी ए आ रहा है आपका, मतलब कि आप लिख सकते हैं इसको पी ए प्लस सी पी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब वैल्यू पुट करें, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल सरफेस है वो चारों तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो लिखा गया है वो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस स्फेरिकल सरफेस को हम पूरा ड्रा कर दें तो वो किसी भी डायरेक्शन में मेजर किया जा सकता है। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो डिस्टेंसेज हैं उनको हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लिखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर कि पी ए प्राइम, पी से ए प्राइम तक की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस है और पॉजिटिव है, तो इसको लिखा जाएगा v माइनस सी पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, अपान पी से ए तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है माइनस यू है प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका आ गया v माइनस आर अपान माइनस यू प्लस आर, ठीक है। और किसकी वैल्यू आ रही है, -H2 अपान H1, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं, एक बार फिर से देखें कि -H2 अपान H1 इक्वल टू क्या आ गया आपका v माइनस आर,
v माइनस आर अपान माइनस यू प्लस आर है। अगर माइनस साइन को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस आर हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पर हटा सकते हैं, मतलब कि आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या आ गई, H2/H1 इक्वल टू V माइनस आर अपान U माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। H2/H1 की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल चुके हैं, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है बातें? लिख लिया है आप लोगों ने? हटा दें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर गॉसियन रिलेशन को यूज करेंगे। नाउ बाय गॉसियन रिलेशन। अब ये गॉसियन रिलेशन क्या है, कोई बता सकता है? स्फेरिकल सरफेस के केस में लिखा जाता है गॉसियन रिलेशन। गॉसियन रिलेशन होता है अगर दो मीडियम हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और उसका μ2 है, और इस प्रकार से स्फेरिकल सरफेस दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस की रिलेशनशिप दी जाती है, और ये रिलेशनशिप आती है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। किसी को याद है? इसको कहते हैं गॉसियन रिलेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस, या गॉसियन फार्मूला कहते हैं। इस गॉसियन रिलेशन के अकॉर्डिंग अब आप लिख सकते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू लिख सकते हैं μ2/r माइनस μ1/r। अब जो μ1 वाले टर्म हैं उनको एक साइड पर और μ2 वाले टर्म को एक साइड में कर लिया जाए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई दैट μ1/r माइनस μ1/u इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा μ2/r माइनस μ2/v। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को याद रखिएगा। यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं, μ1 को कॉमन ले लिया जाए, 1/r माइनस 1/u इक्वल टू μ2 इंटू 1/r माइनस 1/v, एंड दिस इम्प्लाइज दैट μ1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, u माइनस r अपान u r इक्वल टू μ2 v माइनस r अपान वी आर। निकालना क्या है आपको, इक्वेशन नंबर 2 v माइनस आर अपान यू माइनस आर, ये निकालना है इस गॉसियन रिलेशनशिप से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि v माइनस आर अपान यू माइनस आर करना है, तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप डायरेक्टली लिखें तो v माइनस आर अपान यू माइनस आर इक्वल टू, बताएं, μ1 अपान μ2 इंटू आर से आर दोनों के डिनोमिनेटर में है तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या, v अपान आर, यही v अपान यू, आर नहीं,
यही इतना बच रहा है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर 2 से क्या आया था, H2/H1 V माइनस आर अपान यू माइनस आर, और यहाँ से V माइनस आर अपान यू माइनस आर ये आया। और इक्वेशन नंबर 1 में H2/H1 क्या था, मैग्निफिकेशन m था, लैटरल मैग्निफिकेशन m था। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get lateral magnification m इक्वल टू जो आपने लिखा है H2/H1, ये कितना आ रहा है, μ1/μ2 V/u, यही आएगा ना। क्लियर है सबको। तो ये आपकी रिलेशनशिप आई यहां पर लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन की ये आपकी कंडीशन या ये आपकी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बना दें और यहीं पर लैटरल मैग्निफिकेशन आपका समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का मैग्निफिकेशन, जिसे आपने यहाँ पर कहा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या लिख रहे हैं प्रशांत मौर्य, PTVMM क्या है? फालतू का SMS ना किया करो तुम लोग कमेंट में, नहीं ऑफलाइन होगा ना तो सबसे बदला ले लेंगे जितने लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं। वही कमेंट करिए जो काम का है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का मैग्निफिकेशन। सेकंड टाइप का जो मैग्निफिकेशन है आपका, उसको आपने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल। मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को आपने लेटर L से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल L। डिफिनीशन इसकी लिखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, पहले ही हमने बताया है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी डायरेक्शन के एलांग ऑब्जेक्ट और इमेज की डायमेंशन को मेजर किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ short length, short SHORT, short length of image to the short length of object along axial direction, along axial direction of the refracting system। short length जिसको आप width कह सकते हैं, एक्सियल डायरेक्शन में जो शॉर्ट लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, शॉर्ट लेंथ ऑफ इमेज टू द शॉर्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। दैट इज, आप लिख सकते हैं L, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है,
ये क्या हो जाएगा dx2 अपान dx1, या इसी को आप लिख सकते हैं dv अपान du। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी डेफिनेशन के रूप में। इसको इक्वेशन नंबर बना दें हम 5 और फिर से देखते हैं फर्दर बाई गॉसियन रिलेशन। गॉसियन रिलेशन को एक बार फिर से लिखते हैं। क्या था आपका μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। ये आपका गॉसियन रिलेशनशिप था और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म यहाँ पर आपको v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रोवाइड करेगा μ2 अपान v स्क्वायर, निगेटिव आएगा और ये आपका आ जाएगा dv माइनस μ1 अपान ये आपका अब प्लस हो जाएगा u स्क्वायर du इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप बड़ी आसानी के साथ dv अपान du को लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप μ2 अपान v स्क्वायर dv इक्वल टू आ जाएगा μ1 अपान u स्क्वायर du एंड दिस विल प्रोवाइड यू dv अपान du इक्वल टू कितना आ जाएगा, dv अपान du इक्वल टू आ जाएगा μ1 अपान μ2 इंटू v स्क्वायर अपान u स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में है जबकि ये स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ये तो आपकी रिलेशनशिप आ गई। अब अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 बना लें, इस इक्वेशन 6 को 5 में यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट L जो कि आपका dv अपान du है। ये आपका आ जाएगा कितना, μ1 अपान μ2 v स्क्वायर अपान u स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं और L इक्वल टू, अब यहाँ पर μ1 अपान μ2 का अगर स्क्वायर करें तो इसको लिख सकते हैं आप कैसे, μ1 अपान μ2 इंटू v अपान u होल स्क्वायर कर दें और मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर μ2 अपान μ1 से। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये कहीं ना कहीं आपके लैटरल मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहा है, स्मॉल m को, जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 लिखी गई थी। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 4 वी हैव L इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर, ये आपका जो है वो क्या है लैटरल मैग्निफिकेशन और ये लॉन्गिट्यूडनल है, इंटू μ2 अपान μ1, इसको जो है ब्रैकेट में कर लें, मैग्निफिकेशन है। ये रिलेशनशिप भी आ जाएगी लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। इक्वेशन नंबर बना दें इसको 7। इक्वेशन नंबर जो 6 है आपका, ये यहाँ पर इसके साथ डिफाइन कर देता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को। इसको 7 बना लें और इसको 8 कर दें। और यहाँ पर ये इक्वेशन जो कि फर्दर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका लैटरल मैग्निफिकेशन है उसके साथ रिलेशनशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। 2 मिनट और देख लें।
यहाँ पर अब आपका है लास्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अगली हेडिंग लिखेंगे तीसरे नंबर पर, सब इसी डायग्राम से चल रहा है आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखेंगे अल्फा से। अब देखें यहाँ पर कि जो हमने ये डैश्ड लाइन प्रोवाइड की थी, आपको प्लॉट की थी, ये आपकी इंसिडेंट रे है और इसका स्लोप होगा tan थीटा, और जो आपकी इसकी कॉन्जुगेट इमर्जेंट रे है इसका स्लोप जो है एक्सिस के साथ tan थीटा 2 है। ठीक है, और जब एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ इमर्जेंट रे टू द स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये स्लोप किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। तो लिखेगा इसकी डिफिनीशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन अल्फा में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of the slope of emergent ray, defined as the ratio of the slope of emergent ray to the slope of their conjugate incident ray, to the slope of their conjugate incident ray with respect to the principal axis of the refracting system, with respect to the principal axis of the refracting system, that is alpha angular magnification equal to आ जाएगा tan theta 2 upon tan theta 1। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो देखें कि पोल से इसकी डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। अगर आपका स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है तो पॉइंट P से ये पॉइंट, इसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये पॉइंट आपका N है, तो P से N तक की जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस होगी, मतलब कि दोनों को एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि tan थीटा 2 अपान थीटा 1 की अगर बात करें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर नियरली लिख सकते हैं, N और P को एक ही बिंदु पर मान सकते हैं। तो ये आपका लिखा जा सकता है P, मतलब कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका AB है और ये आपका बेस होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर परपेंडिकुलर इमेज की लेंथ और ये बेस हो जाएगा आपका। तो इस कंडीशन में अब देखें कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को देखना है आपका। ट्राइंगल कौन सा है, AQN, और दूसरा ट्राइंगल है A'QN, और N को P पर ले रहे हैं एक ही पॉइंट पर। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, Q से P तक या Q से N तक, जो कि आपका AB के बराबर है। मतलब कि ये आपका क्या आ रहा है, डायरेक्टली हम लिखें तो H1, ये हाइट H1 के बराबर होगी ना। परपेंडिकुलर थीटा 2 लिख रहे हैं, ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, और बेस क्या है P से A प्राइम तक, और वो डिस्टेंस है इमेज की, तो H1 अपान V। इसी प्रकार से अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर किसके बराबर है, H1 के, और P से या N से जो डिस्टेंस A की है वो किसके बराबर है, U के। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि U आपका निगेटिव हो सकता है, लेकिन हम निगेटिव साइन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पर, ये एंगल आपका जो है नेगेटिव है और वो एंगल आपका
ये एंगल पॉजिटिव है और थीटा 2 निगेटिव है, इस कारण से यहाँ पर जो बात करेंगे वो कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव होगा, तो ये जानते रहिए। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना आ गया अल्फा, H से H1 से H1 कैंसिल आउट होगा, ये आपका आ जाएगा U/V एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब देखें यहाँ पर कि क्या हम तीनों मैग्नीफिकेशन में रिलेशन कर सकते हैं, तो यहीं पर लिखेंगे नोट, और नोट पॉइंट में अगर आपसे हम कहें कि यल और अल्फा का प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या होगा। यल आपने क्या निकाला है, इस इक्वेशन से लिखिए μ1/μ2 इंटू V²/U² है, और अल्फा क्या है U/V है, तो ये कितने के इक्वल आ गया, ये आ गया आपका μ1/μ2 और आ जाएगा आपका V/U, और ये क्वांटिटी क्या है लेटरल मैग्नीफिकेशन m है, स्मॉल m, दैट इज तीनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है L इंटू अल्फा इक्वल टू m, तीनों मैग्नीफिकेशन इसके द्वारा रिलेट होंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।